हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा है आप सब लोग अपने घर पे सुरक्षित होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल पर लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट। मेरा नाम है सोनम नागर और आप सब ने ये कहावत तो सुनी होगी कि जहां पर चाह है वहां राह है, जहां चाह है वहां राह है। तो जिस जिसकी ये चाहत है कि वो अपना एनटीए का यूजीसी नेट क्लियर करे, एग्जाम क्रैक करे और जेआरएफ को हासिल करे, तो उन सब के लिए ये राह बनी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अन अकेडमी की। मेरा नाम है सोनम नागर और मैं आपकी कॉमर्स पेपर 2 की ट्रेनर हूँ। मैंने अपना नेट और जेआरएफ पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने अपना नेट और जेआरएफ पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था और मैं आप सबके साथ वो इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजीज, वो टिप्स और ट्रिक्स शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जो राह के बारे में, जो अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपको बता रही थी, अन अकेडमी, वो आपको किस तरीके से हेल्प करेगा आपके उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, आपके उस चाहत को फुलफिल करने के लिए। तो अन अकेडमी जो है, वहां पे आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास कई फायदे हैं। आप जो है डेली लाइव क्लासेस का अनुभव ले सकते हो, यानी एक लाइव क्लासरूम में आप किस तरीके से पढ़ाई करते हो, उसी तरीके की पढ़ाई यहाँ पे आप अपने टॉप एजुकेटर्स जो जुड़े हैं यहाँ पे अन अकेडमी में, उनके साथ चैट करके, उनके साथ डिस्कशंस करके, उनको अपने डाउट्स पूछकर जो है आप अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस जो है आप अनुभव करोगे। उसके साथ-साथ यहाँ पर जो है कोर्सेज़ काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में बनाए गए हैं। उनका डिज़ाइन इस तरीके से किया गया है कि आपके वो एग्ज़ाम सिलेबस के साथ मैच कर पाएँ और आपको बेस्ट से बेस्ट जो है तरीके से वो पढ़ा पाएँ। तो लाइव क्लासेस के साथ-साथ जो कोर्सेज़ है वो भी इतने बढ़िया से स्ट्रक्चर्ड है और ये सब कुछ आपको जो है मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। यानी आप लाइव कोर्सेज़ का रिकॉर्डेड वर्ज़न भी जो है सुन सकते हो कहीं पर भी बैठकर। कहीं पर भी बैठकर से मेरा मतलब है आप काम करते-करते उसको सुन सकते हो, आप घर बैठे उसे सुन सकते हो, काम करते-करते ऑफ़िस में सुन सकते हो या कहीं पे ट्रैवल करते सुन सकते हो। तो आपके पास ये अनलिमिटेड एक्सेस एक्सेस मिलेगा आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन के साथ। उसके अलावा आपके पास है लाइव टेस्ट और क्विज़ेज़, यानी अन अकेडमी के प्लेटफ़ॉर्म पे ही आपको मिलेगा डेली रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट, क्विज़ेज़। और इन सब से होगा क्या? इन सब से ये होगा कि आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर पाओगे। यानी अगर आप जो है कुछ चीज़ का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ये भी चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो या नहीं। अब जबकि लॉकडाउन चालू है और आप सबको पता है कि आप कहीं बाहर जाके कोई क्लासेस नहीं ले सकते हो, तो ये अपॉर्च्युनिटी आपके लिए बहुत सही समय पे सामने आई है, जहाँ पे आप घर बैठे-बैठे अपनी क्लासेस, अपना पढ़ाई जो है बिना रुकाए, बिना कुछ उसमें लॉकडाउन लेकर आए, आप जो है आगे अपना स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ मैं ही नहीं, काफ़ी सारे टॉप एजुकेटर्स जो है जुड़े हैं हमारे साथ अन अनअकैडमी पे, जो आपको बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन देना चाहते हैं। और यहाँ पर कई सारे कोर्सेज़ ऑलरेडी चालू है अनअकैडमी पे, कॉमर्स, साइकोलॉजी, लॉ, जियोग्राफी, जो आप एक्सेस कर सकते हो एक सब्सक्रिप्शन के अंदर। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपको रजिस्टर कैसे करना है, आप इस सब्सक्रिप्शन को कैसे ले सकते हो, वो आप ऐप पे जाकर जो है सब्सक्रिप्शन लेने का तरीका देख लीजिए। उसके बाद आपके पास जो ऑप्शंस आएँगे अलग-अलग, जो कितने महीनों के लिए आप ले सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का पैकेज लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको ये इकोनॉमिकल पड़ेगा, उसके साथ-साथ आपके पास एम्पल टाइम रहेगा, अनलिमिटेड एक्सेस के थ्रू आप जो है चीज़ों को एक्सेस करके अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर सको स्मूथली। अब देखिए 12 मंथ्स का जो पैकेज है यहाँ पर, वो आपको सिर्फ 10,500 में मिल रहा है, यानी 12 मंथ्स आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा सिर्फ 10,500 रुपीज़ में। फ्रेंड्स, एक और गुड न्यूज़ है, आपको इसके साथ-साथ एक कोड दिया जा रहा है SN11। जी हाँ फ्रेंड्स, SN11 ये कोड याद रखिएगा, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट मिलने के बाद आपको सिर्फ पे करना रहेगा 9,450। तो ये जो है 9,450 आपको पे करना है सिर्फ 12 मंथ्स के लिए, सिर्फ 9,450 रुपीज़। फ्रेंड्स, एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर आप सिर्फ 1 मंथ का जो अमाउंट होता है 2100 वो उसमें ऐड कर देते हैं, तो आप 24 मंथ्स का एक्सेस पा सकते हैं। यानी सिर्फ 1 महीने का इन्वेस्टमेंट करके आप
12 महीने का एडिशनल एक्सेस ले सकते हैं। उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया, आपके पास ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। आपके पास है कोड SN11, SN11 कोड याद रखिएगा, इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट, जिससे आपको जो है सिर्फ 11,340 रुपीज जो है पे करना पड़ेगा। और ये आपके लिए कॉस्ट नहीं है, ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, सो दैट आप अपना ड्रीम फुलफिल कर सको। तो ये था अनअकैडमी के बारे में। अब हम जो है डिस्कस करेंगे पेपर 2 कॉमर्स के स्ट्रैटेजीज, टिप्स एंड ट्रिक्स। अब ये फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सिर्फ कॉमर्स तक ही लिमिटेड नहीं है, ये स्ट्रैटेजी जो है आप हर सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको जो है उसे क्रैक करना हो या उस सब्जेक्ट के बारे में आपको जो है जानकारी पानी हो, तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और दूसरा है प्रैक्टिस। अब ये जो है चीज में आगे बढ़ने से पहले ये चीज आपको समझनी चाहिए कि कॉमर्स का पेपर 2 जो है उसका पैटर्न कैसा है। तो ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, पर उससे पहले हम समझ लेंगे कि हमारा पेपर पैटर्न कैसा है, क्योंकि जब तक हमारे पास पैटर्न नहीं हो, हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी रणनीति कैसी बननी चाहिए। तो हमारा पैटर्न जान लीजिए कि सबसे पहले हमारा ऑनलाइन एग्जाम होगा और वो दिया जाएगा एमसीक्यूज के फॉर्म में, यानी आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। अब ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो 100 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपको नहीं भी पता हो आप उसको छोड़कर मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़कर आते हो तो आपके पास वो एक अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है। अगर बाई चांस आपने सही आंसर दे दिया तो प्लस पॉइंट आपको वो नहीं मिल पाएगा। यानी अगर सपोज आपने 90 क्वेश्चन सॉल्व किए और आप 10 छोड़कर आ गए, तो आपको वो 10 क्वेश्चंस के मार्क्स तो ऑब्वियसली ही नहीं मिलने वाले हैं। तो इसीलिए वो 10 क्वेश्चंस छोड़ने के बदले मैं सजेस्ट करूंगी कि सारे के सारे आप अटेम्प्ट करके आओ, 100 के 100 क्वेश्चंस। इससे होगा ये कि अगर बाई चांस आपका कोई क्वेश्चन सही हो जाता है जो आपको नहीं पता है, और वो आंसर के आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने का आपको फायदा उठाना जरूरी है। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस जो हमारे हैं ये आएंगे आपको 10 यूनिट्स में से, यानी हमारा सिलेबस डिवाइड किया गया है 10 यूनिट में। तो ये 10 यूनिट में से आपको क्वेश्चंस आएंगे, जिसका एवरेज जो मैंने एनालाइज किया है, आपको हर यूनिट से 8 से 10 क्वेश्चंस एवरेज आते हैं। तो हर यूनिट में से 8 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मिनिमम, या 7 भी हो सकते हैं कोई एक आधे यूनिट से। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न अभी तक जो है एनालाइज किया हुआ है। अब ये पेपर पैटर्न तो हमें समझ में आ गया। अब देखते हैं क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो हमें जो है हमारे सब्जेक्ट का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और प्रैक्टिस, ये दोनों पे कंसंट्रेट करना है। अब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या होगी? अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे सिलेबस को 10 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया गया है, राइट? तो हमें उस 10 यूनिट की अंडरस्टैंडिंग लेनी बहुत जरूरी है, यानी पूरा सिलेबस हम 10 विभाग में जो है उसे समझ लेंगे। हर एक विभाग विभाग को इंडिविजुअली समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आप इन जनरल आप देखते हो लाइफ में, कभी भी कोई बड़ी चीज आपको समझनी होती है तो उसे आप विभागों में डिवाइड करके समझते हो, तो वो काफी आसानी से आपको समझ में आती है। अब यूनिट्स के अंदर भी आप देखोगे तो अलग अलग टॉपिक्स है, तो हमें उस टॉपिक वाइज जो है चीजों को समझना चाहिए। इससे क्या होगा, आप डीप रूट तक सारी चीजों को समझ जाओगे, और कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से ट्वीक या ट्विस्ट करके आपके सामने आता है तो भी आप उसे सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो ये अंडरस्टैंडिंग दोनों ही लेवल पे आपको लेना बहुत जरूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं हमेशा स्ट्रेस करके जो है अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ सेल्फ नोट्स के बारे में। अब सेल्फ नोट्स जैसे ही आपने सुना, आप ये मत समझ लेना कि आपको थप्पियों की थप्पी बनानी है नोट्स की, यानी आप जो है 1000 पेजेस एंड ऑल जो है रन कर रहे हो। सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी, किसी भी कॉपी में आप जैसे कंफर्टेबल हो, सेल्फ नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अब सेल्फ नोट्स कैसे बनाए जाए, ये स्ट्रैटेजी जो है मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी मेरे आने वाले सेशंस में, मेरे आने वाले कोर्सेज में। बट अभी के लिए इन ब्रीफ आप समझ लीजिए कि सेल्फ नोट्स कैसे प्रिपेयर होने चाहिए। अब देखिए, होता क्या है, अलग अलग जगहों से आप चीजें समझते हो, कोई एक यूनिट का अलग अलग टॉपिक आपने कहीं और से सुना, कहीं और से सुना। अब वो सारे जो रिलायबल रिसोर्सेज है आपके, वो एकत्रित आप उसको अगर नहीं रख पाते हो, और अगर रख भी पाते हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आप एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज तो नहीं कर सकोगे। तो इसीलिए सेल्फ नोट्स में आपको उसकी समरी बनानी है। तो अगर कोई टॉपिक आपने ले लिया आपके पास, जैसे कि होगा फेमा,
तो फेमा कब लागू हुआ था, क्यों लागू हुआ था और उसके क्या-क्या फीचर्स है, ये सारी चीज़ों का एक साइड हेडिंग आपको जो है नोट करते जाना है। इससे क्या होगा, आप जब रिवाइज़ करोगे एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, तो आपका वो सारा जो आपने पढ़ा था डिटेल में, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जो है याद दिला देगा। फ्रेंड्स, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। अगर आप कोई चीज़ को लिखते हो, सुनते हो और देखते हो, ये तीनों ऑडियो, विजुअल एंड राइटिंग अगर साथ में कोई चीज़ की करते हो, तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाती है। तो सेल्फ नोट्स बनाने का ये एक और फ़ायदा है। तो आपने सेल्फ नोट्स में ये समरी तो बना ली, इसके साथ-साथ जब मैंने प्रिपेयर किया था, मैंने क्या किया था, अलग-अलग जो है नोट्स में चीज़ें बनाई थी, जहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया था पूरा ईयर्स का, जहाँ पे हर साल का जो है मैंने पूरा लिस्ट बना दिया था, जिसमें कोई इवेंट्स हुए थे, जैसे आईएमएफ कब फॉर्म फॉर्म हुआ था, कब कौन से बैंक का इमर्जन हुआ था, कौन से इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे, सारे हर यूनिट से, नॉट हर एक यूनिट का अलग-अलग तो नहीं बना पाओगे आप, सारे यूनिट्स का कंबाइंड जभी भी आप कोई चीज़ चीज़ सुनते हो और आपको कहीं पे भी वो इवेंट जो है दिख रहा है, आप तुरंत उसको नोट डाउन कर लेना। इससे ये होगा कि आपके पास पूरा एक साथ जो है आ जाएगा, जो आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले एग्ज़ाम के रिवाइज़ कर सकते हो और आपको वो बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। यानी आपको कनेक्ट करने के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी कि भई 1995 में ये हुआ था, 1996 में ये हुआ था। तो दिस विल बी वेरी ईज़ी फॉर यू टू रिमेंबर। उसके साथ-साथ मैं सारे फ़ॉर्मूले एक जगह पे लिख चुकी थी, जिससे फ़ॉर्मूले याद रखना मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया था। कोई-कोई इंटरलिंक्ड फ़ॉर्मूले होते हैं, वो फ़ॉर्मूले याद रखना काफ़ी आसान हो गया था। क्योंकि फ्रेंड्स, फ़ॉर्मूले तो काफ़ी सारे हैं आपके पास, रेशियो एनालिसिस के फ़ॉर्मूले हैं, यूनिट 4 के फ़ॉर्मूले हैं। तो ये सारे फ़ॉर्मूले जब आप एक साथ लिख लेते हो, तो आपको याद भी हो जाएगा और आप उसको ईज़िली रेफ़र कर सकते हो। तो इस तरीके के अलग-अलग मैंने जो है सेक्शंस बनाए थे अपने सेल्फ नोट्स में। ये मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी टिप्स मेरे, आगे आने वाले सेशंस में काफ़ी डिटेल डिस्कशन किया जाएगा इसके ऊपर। तो हम बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में समझ चुके हैं कि हम यूनिट वाइज़ और टॉपिक वाइज़ अंडरस्टैंडिंग लेने के साथ-साथ उसके नोट्स भी प्रिपेयर करने वाले हैं, जो एक समरी फॉर्म में आपके पास रहेंगे, जिसे आप रिविज़न के टाइम पे इस्तेमाल कर सकते हो। देन उसके बाद हम देखेंगे कि प्रैक्टिस क्यों इम्पोर्टेंट है। अब फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे जो-जो स्पोर्ट्स जिसको बहुत पसंद है, जो स्पोर्ट्स के फैन हैं, हम क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सचिन तेंदुलकर को ही देख लीजिए, वो इतने नंबर 1 क्रिकेटर होने के बावजूद हर बार प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करना ज़रूरी है? क्योंकि डेफ़िनिटली आपका परफ़ॉर्मेंस जो है वो प्रैक्टिस से ही अच्छा इवॉल्व होता है। तो अगर सचिन तेंदुलकर सिर्फ़ क्रिकेट के बारे में जानकारी लेकर छोड़ देते, यानी उनको सिर्फ़ थियरी चीज़ें पता होती और वो बिल्कुल कभी प्रैक्टिस ना करते, यानी वो कभी फील्ड पे ना आते, कभी बैट हाथ में ना पकड़ते, कभी खुद से चौके और छक्के ना मारते, तो क्या वो कभी बेस्ट क्रिकेटर बन पाते? ऑब्वियसली नॉट। प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, अगर कोई कुक है, कोई शेफ़ है, उसने अगर सारे कुक बुक यानी रेसिपी बुक्स रेफ़र किए, उसने सारा जो है सब कुछ याद कर लिया कि कितना चीज़ कितने क्वांटिटी में होना चाहिए, कब आना चाहिए, कब क्या होना चाहिए। बट अगर उसने कभी वो कढ़ाई में तड़का नहीं लगाया हो, अगर उसने कभी रोटी नहीं बनाई हो, तो क्या वो एक्चुअल जो है कुक करेगा, उस टाइम पे वो अच्छे से परफ़ॉर्म कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया था कि आपको यूनिट वाइज़ अंडरस्टैंडिंग लेना ज़रूरी है, उसी तरीके से उस यूनिट वाइज़ क्वेश्चन्स को आपको सॉल्व करना ज़रूरी है। तो हर यूनिट के आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इससे क्या होगा, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको चीज़ें अच्छे से याद भी हो जाएगी और आप अगर कोई चीज़ गलत समझे हो थ्योरी पढ़ते समय, तो वो यहाँ पे रेक्टिफ़ाई भी हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं एक ये चीज़ के ऊपर जो है काफ़ी काम करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, मैंने उनके लिए वन लाइनर्स प्रिपेयर किए हैं। अब ये वन लाइनर्स क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हम जब पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं एक साथ, तो हमें वो सारा याद नहीं रहता है। पर अगर वो पैराग्राफ में कोई इम्पोर्टेंट लाइन है जो आपको याद रखनी है, उसे आप वन लाइनर के तौर पे लिख लेना या कहीं पे सॉफ्ट कॉपी में कॉपी पेस्ट कर लेना। तो ये क्या होगा, वन लाइनर्स का एक पूरा आपके पास लिस्ट आ जाएगा हर यूनिट के लिए, जो आप एक रिविज़न के तौर पे यूज़ कर सकते हो। तो ये वन लाइनर्स मैंने काफ़ी सारे रेडी किए हैं और इन प्रोसेस में कर भी रही हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट ये उनके लिए बेनिफिशियल हो। देन फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये आपके लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। ये एक आपका ट्रेजर है।
मैं ये क्यों कह रही हूँ? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, उस बेसिस पे उसके एनालिसिस कर आप जो है अपने रणनीति को और बेटर कर सकते हो। आपकी स्ट्रैटेजी को और अच्छे से आप डेवलप कर सकते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने क्या एनालाइज़ किया है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के मैंने अलग-अलग टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो पता किया है। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूँ अपने सिलेबस को अगर आप पहले डिवाइड करो तो अपना सिलेबस जो है 2 विभाग में डिवाइड कर दिया जा सकता है क्योंकि अपना प्योर थ्योरी नहीं है, प्योर प्रैक्टिकल नहीं है। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ऐसे क्वेश्चंस अपने पास आते हैं मिक्स। अब क्वेश्चंस कैसे-कैसे पूछे जाते हैं? तो प्योर थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पे आपको ए-बी-सी-डी में से कुछ भी चूज़ करना है। फिर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस यूज़ करना होता है। जैसे ईदर ए और बी, ए, बी और सी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। देन असर्शन एंड रीज़निंग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये जो अलग-अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं ना फ्रेंड्स इसको सॉल्व भी कैसे किया जाता है उसका तरीका भी डिस्कस किया जाएगा हमारे आने वाले सेशंस में। तो असर्शन एंड रीजनिंग हो गया, उसके बाद स्टेटमेंट फॉर्म क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 दिया जाता है, ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद मैच द फॉलोइंग आता है जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 3-4 चीज़ें दी गई है, राइट हैंड साइड पे 3-4 चीज़ें दी गई है, आपको उसको मैच करना है। उसके अलावा अभी रिसेंटली एक नया टाइप का क्वेश्चन पैटर्न आया है जो पेपर 1 में हुआ करता था पर अब वो पेपर 2 में भी इंट्रोड्यूस हो गया है। तो कॉम्प्रिहेंसिव पैराग्राफ दिया गया था पिछले अटेम्प्ट में जिसमें से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे जो हमें सॉल्व करने थे। तो इस तरीके के देखिए एनालिसिस हम कर सकते हैं। इनफैक्ट कोई अगर रिपिटेटिव क्वेश्चंस है तो वो हम इम्पोर्टेंट मार्क करके वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा। उसे डेफिनेटली ही आप सॉल्व कीजिएगा। देन मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट क्यों ज़रूरी है? जब आप इतना सारा प्रैक्टिस कर ही रहे हो तो मॉक टेस्ट का क्या फ़ायदा है? तो फ्रेंड्स देखिए एग्ज़ाम में आपके पास टाइमर लगा हुआ है। आपको विदिन दिस टाइम आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी है। तो इससे क्या होगा कि आप जब मॉक टेस्ट लेते हो तो आप एक टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हो। तो उससे आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे पीछे छूट रहे हो। यानी अगर आप पूरे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पा रहे हो दैट मीन्स यू नीड मोर प्रैक्टिस। तो मॉक टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स ये हो गया हमारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में डिस्कशन और प्रैक्टिस के बारे में डिस्कशन। तो ये 2 ही चीज़ें अगर आप करते हो अच्छे से, तो आप अपना एग्ज़ाम डेफ़िनिटली क्रैक कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला था कि आपके 10 यूनिट्स जो है, उसमें से हर यूनिट में से 8 से 10 क्वेश्चन्स पूछे जा रहे हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अगर जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है या जो प्रिपरेशन के लिए लेट स्टार्ट किया हो, उसके लिए ये चीज़ की जा सकती है कि आप 8 यूनिट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो। यानी अगर 8 यूनिट में से 8 क्वेश्चन आ गए, यानी 64 क्वेश्चन्स आ गए और 3-4 और ऐड कर लीजिए। अगर 70 क्वेश्चन्स आप सही-सही लगा देते हो, यानी 70 से 80 क्वेश्चन्स आपके सही हो जाते हैं बिकॉज़ आप 8 यूनिट्स परफेक्टली पढ़ रहे हो। तो 8 यूनिट्स के आप अगर 70 टू 75 क्वेश्चंस करेक्ट लगा लेते हो और बाकी के जो 2 यूनिट्स है जिसका ओवरव्यू लिया है आपने, उसमें से अगर ईज़ी क्वेश्चंस और 5 आपने लगा लिए यानी 80 क्वेश्चंस आपके अगर सही होते हैं, तो आप तो डेफिनिटली अपना ड्रीम पूरा कर ही लोगे, राइट? तो इसीलिए ये स्ट्रैटेजीज़ जो है हम हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से, एक्सपीरियंस से जो है बना सकते हैं। देन अब हम बहुत ब्रीफली जो है हमारे 10 यूनिट्स के बारे में डिस्कशन कर लेंगे। यूनिट 1 जो है हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिज़नेस। ये अलग-अलग यूनिट्स हुआ करते थे पहले जिसको कंबाइन कर दिया है, तो ये एक लेंथी यूनिट है हमारा जहाँ पे से आप थ्योरी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ईयर्स भी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। कौन से जो है ऑर्गेनाइज़ेशंस कब फॉर्म हुए थे आईएमएफ एंड ऑल। देन यूनिट 2 है हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। यहाँ पे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं। देन यूनिट 3 है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स। इधर से जनरली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पुट अप नहीं होते हैं बट मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में थोड़े जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे जो मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब लूंगी आपके साथ डिस्कस करूंगी तब हम सॉल्व करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन एंड ऑल से रिलेटेड। इसमें काफी सारे ग्राफ्स है जिससे आप इजीली थ्योरीज एंड ऑल को अंडरस्टैंड कर सकते हो। देन यूनिट 4 है हमारा बिजनेस फाइनेंस। इसमें काफी सारे फॉर्मूले हैं, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। फ्रेंड्स हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो है काफ़ी मैं नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा ईज़ी है बट उसका डिफ़िकल्टी लेवल आप मीडियम तक जो है सोच के चल सकते हो।
तो आप अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके लिए ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि उसके पॉइंट्स काफ़ी ईज़िली मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है इसका डेफिनिट एक ही आंसर होगा। अगर हमने फ़ॉर्मूला सही लगाया है, तो आंसर एक ही आना है, राइट? तो इसीलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर भी हम ध्यान देंगे हमारे सेशंस में। देन यूनिट 5 है व्हिच इज़ बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। यहाँ पे भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा अबव मॉडरेट है, बट वो भी हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से प्रैक्टिस करें सो दैट वो कोई क्वेश्चन हमसे छूटे ना एग्ज़ाम में। देन कम्स यूनिट 6 जो हमारा बिज़नेस मैनेजमेंट और एचआरएम है। ये भी 2 यूनिट्स का कॉम्बिनेशन है, थोड़ा लेंथी यूनिट है। इधर से भी आप थ्योरी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन यूनिट 7 है हमारा बिज़नेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसमें काफ़ी सारे ईयर्स आपको याद रखने हैं। अलग-अलग बैंक्स कब एस्टैब्लिश हुए थे, कब कौन-सी कमिटी बैठी थी। ये सारी चीज़ें इसमें से भी पूछी जाती है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से भी थ्योरी क्वेश्चंस ही आप एक्सपेक्ट करोगे। देन यूनिट 8 है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट। यहाँ से भी थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे अलग-अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस की गई है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ डिस्कस की गई है और डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स डिस्कस किया गया है। देन यूनिट 9 है हमारा लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिज़नेस। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिज़नेस में सारे एक्ट्स एक साथ जो है यहाँ पे एकत्रित करके हमें दिए गए हैं, जहाँ पे हर एक्ट के बारे में डिटेल्ड ओवरव्यू दिया हुआ है। ये एक नया यूनिट है जो पिछले 2 अटेम्प्ट्स से लोग जो है सॉल्व कर रहे हैं। तो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिज़नेस जो है, इसमें आप देखोगे कि अभी तक जैसे मतलब जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था यूनिट, काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स जो है घबरा रहे थे, सोच रहे थे कैसे टाइप के क्वेश्चन्स आएँगे मैम, क्या होगा? बट इसमें से काफ़ी मैं बोलूँगी डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट और जो है ईज़ी वाले क्वेश्चंस ही आए हैं, काफ़ी हाई डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं अभी तक, तो वी आर होपिंग कि आगे भी ऐसा ही हो। देन यूनिट 10 है हमारा जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग के बारे में बात करता है, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी काफ़ी आसान हैं। यहाँ पे थियरी क्वेश्चंस भी आते हैं जो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो आपके लिए काफ़ी ईज़ी हो जाता है इसे सॉल्व करना। तो बेसिकली ये थे हमारे 10 यूनिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 यूनिट्स हम काफ़ी डिटेल में लेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्विज़ेज़ लेंगे, मॉक टेस्ट होंगे सो दैट आपका प्रैक्टिस जो है अच्छा हो, साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो ये थी स्ट्रैटेजी, ये थे टिप्स और ट्रिक्स पेपर 2 कॉमर्स के लिए जो हमने अभी डिस्कस किए ये पर्टिकुलर वीडियो में। लेट्स क्रैक एनटीए यूजीसी नेट के चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कोई डाउट्स और क्वेरीज है आपको तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, हम उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, SN11 ये कोड याद रखिएगा, सोनम नागर SN11, ये कोड जो है आपको 10% डिस्काउंट देने में हेल्प करेगा, जो बहुत होता है डेफिनेटली। 10% भी आपको अगर कम हो जाए आपके फीस में से, आपके सब्सक्रिप्शन अमाउंट में से, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई होप ये आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल रहा वीडियो। ऑल द बेस्ट टिल वी मीट अगेन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग गाइस, थैंक यू सो मच।